हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज और बहुत सारी खबरें थी जो मैं करना चाह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली आज जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो कोशिश करेंगे कि उसी पे बात करें, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव दिखाई गई है। इसके ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो लोगों ने देख ही लिए होंगे, जानते होंगे। बेसिकली जो इसका फोकस था वो 2025 में काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स जो हैं वो क्या की है अफवाज पाकिस्तान ने, उस हवाले से जो है वो ये डिटेल्स थी। और इसमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो किया गया है कि पिछले सालों के बरक्स जो है इस साल में किस किस्म की कामयाबियां जो हैं वो हासिल की हैं हमारी अफवाज ने अगेंस्ट फाइटिंग दिस टेररिज्म। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये प्रेसर ठीक है, एक डिटेल्ड जो है वो एनालिसिस देना चाहा है उन्होंने। आवाम को, लोगों को पता होना चाहिए वेयर वी स्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये उस हवाले से तो ठीक है, लेकिन एक तरह से रिएक्शन और जवाब भी है उस कैबिनेट की तकरीर का जो सुहेल आफरीदी साहब ने की है कल के रोज़, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का ऑपरेशन जो है वो हम अलाउ नहीं करेंगे केपी में। अब हम जानते हैं कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है अफवाज पाकिस्तान और पीटीआई के दरमियान, जहाँ पे इमरान खान की पॉलिसी जो है वो एंटी ऑपरेशन है। और सुहेल आफरीदी बारहा जो है वो ये बात कह चुके हैं कि क्योंकि मेरे लीडर की जो पॉलिसी है मैं उसी को जो है वो फॉलो करूँगा और किसी किस्म का ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से 2021 से लेकर 2000 जब ये अफगानिस्तान में रिजीम चेंज हुआ तब से लेकर 2025 तक जो है वो किस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो फाइट किया है अगेंस्ट टेररिज्म। सहाफ़ी इसमें मौजूद थे, उनके फिर सवाल और जवाब भी थे, और काफ़ी लंबी जो है वो ये प्रेसर रही, तकरीबन 2 बजे जो है वो शुरू हुई और आई थिंक अराउंड 4:35 वो क्लॉक तक जो है वो ये जारी रही। DGISPR कहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सिर्फ मकसद है वो सिर्फ काउंटर टेररिज्म के लिए 2025 जो है वो कैसा रहा वो बताना है, कि किस किस्म की एफर्ट्स जो हैं वो की गई, और कोशिश करेंगे वो शुरुआत करते हैं इस चीज़ से कि इसी पे जो है वो फोकस रहे आज के दिन। गुज़श्ता साल को वो कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियल ईयर और लैंडमार्क ईयर जो है वो रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और जहाँ उनका कहना था कि ये जंग जो है ये पूरे पाकिस्तान की है, अवाम की है, सबकी जो है वो ये जंग है, और टेररिज्म के हवाले से जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसके हवाले से ये एक लैंडमार्क ईयर रहा था। अब इसकी क्या वजूहात है, उन्होंने 4 वजूहात जो है वो यहाँ पे बयान की हैं। उनका कहना है कि फर्स्ट जो नंबर्स है, अनप्रेसिडेंटेड इंटेंसिटी ऑफ काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स जो है वो देखी गई है। तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तारीख में किसी साल में भी इतनी एफर्ट्स जो हैं इतनी इंटेंसिटी के साथ पहले कभी नहीं की गई जो 2025 में की गई हैं। सेकेंडली, ये ईयर क्यों इम्पॉर्टेंट था, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एक कंप्लीट क्लैरिटी जो है वो देखी गई है। रियासती सतह पे तो क्लैरिटी थी कि ये जो है वो टेररिस्ट हैं, इनसे लड़ना है, इनसे जो है वो किसी किस्म की बातचीत जो है वो नहीं करनी है, ये दहशतगर्द हैं, ये खवारिज हैं। लेकिन अवाम में जो है वो कन्फ्यूजन थी, तो उनके ख़्याल में 2025 इसलिए भी लैंडमार्क है कि अवाम और रियासत दोनों इस टेररिज्म को लेकर जो है वो अब एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। तो अवाम में, जैसे कि मैंने कहा, रियासत में जो है वो पहले से ही जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब अवाम को भी ये एक क्लैरिटी मिल गई है कि ये दहशतगर्द हैं, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इनको हिंदुस्तान की या अफगानिस्तान की जो है वो पुष्टपनाही हासिल है। थर्डली, अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का बयानिया था कि अफगानिस्तान एक बेस जो है वो बना हुआ है इस वक्त दहशतगर्दी की, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो पाकिस्तान का बयानिया है, वो अब इंटरनेशनली भी जो है वो माना जा रहा है। और ये तो हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस हो चाहे या दूसरी कंट्रीज़ हो, वो ये मानती हैं, एक्सेप्ट करती हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान से जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी जो है वो दहशतगर्दी हो रही है, और दूसरे ममालिक भी इस हवाले से शिकायत करते रहे हैं। तो उनका ख्याल है कि 2025 इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि इंटरनेशनली इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया, इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया कि पाकिस्तान का जो बयानिया था दहशतगर्दी के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए भी ये लास्ट ईयर इम्पोर्टेंट था। लास्टली, उनका कहना है कि ये इसलिए भी लैंडमार्क ईयर था क्योंकि जो नेशनल एक्शन प्लान था और फिर जो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान
प्लान था वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, ऑन वन पेज हैं। उनके ख्याल में यही जो पॉइंट्स हैं 11 या 14 जो भी पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और उसके हवाले से जो है वो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जहाँ पे वो आगे जाके बताते हैं कि किस तरह बलूचिस्तान जो है वो इस डॉक्यूमेंट पे इस वक्त अमल कर रहा है और वहाँ किस किस किस्म की कामयाबियाँ जो हैं वो मिली हैं। फिर कुछ नंबर्स जो हैं वो उन्होंने बताए, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए कि इम्पॉर्टेंट थे लास्ट ईयर 2025 में दहशतगर्दी के हवाले से, तो उन्होंने उनकी फिर वजाहत भी की। वहाँ पे उन्होंने बताया, जो नंबर्स बताए हैं, कि तकरीबन 75 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो कैरी आउट हुए हैं 2025 में, जिसमें से 14,000 जो है वो सिर्फ केपी में हुए हैं, 58,000 जो है वो बलूचिस्तान में हुए हैं, और बाकी तकरीबन 1700 आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं। तो जो ऑब्वियसली जो गढ़ है वो केपी और बलूचिस्तान रहा, और वहाँ पे 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो हुए हैं। टोटल इंसिडेंट्स जो उन्होंने कहा कि हुए हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स, वो 5,000 प्लस जो है वो रहे इस दफ़ा 2025 में। सबसे ज़्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं वो 2025 में देखे गए, जिसमें से केपी का जो शेयर है वो हैरान कुन है। 71% उन्होंने कहा कि इंसिडेंट्स जो हैं वो केपी में हुए हैं, और बलूचिस्तान में 29%, और रेस्ट जो हैं वो बाकी दूसरे एरियाज़ में हुए हैं। तो ये कुछ नंबर्स जो हैं वो बता रहे थे DGISPR। उन्होंने कहा कि 2500 टेररिस्ट जो हैं उनको मारा गया 2025 में, और इसी तरह सुसाइड अटैक्स के हवाले से उन्होंने नंबर्स बताए। फिर वो कहते हैं कि आपको क्यों लगता है, साफियों से उन्होंने कहा, आप भी सोचते होंगे कि क्यों तकरीबन 80% इंसिडेंट्स जो हैं वो केपी में जो है वो देखे जा रहे हैं। हमारे बहुत से दोस्त सहाफ़ी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा से बैठे हैं। ये सवाल आपके जहन में तो चीख चीख कर आता होगा, और इसका रीज़न जो उन्होंने कहा वो ये है कि पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो है वो है, और उसी की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर ये टेररिस्ट जो है यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ करने में कामयाब होते हैं, ये फ्लरिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकली कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो उनको मिलती है, और ये एक नेक्सस है, पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस जो है वो यहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। इसलिए ये 71% का नंबर जो है उन्होंने कहा ये हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया 2021 से लेकर 2025 तक कितना जो है वो इंक्रीज़ हुए टेररिस्ट इंसिडेंट्स, उसमें कितने शोहदा जो हैं वो शहीद हुए, कितने टेररिस्ट जो हैं वो उसमें मारे गए, और इस चीज़ को सराहा उन्होंने कि ओवर द ईयर्स जो इंसिडेंट्स हैं उसमें तो ज़रूर इजाफा देखा गया, लेकिन अगर आप ये देखें कि पर टेररिस्ट जो है कितने हमने फ़ौजी खोए जिन्होंने शहादत हासिल की, उसका रेशो जो है उन्होंने कहा ज़रूर इम्प्रूव हुआ है। तो पहले के मुकाबले में एक शहीद के बदले 2 टेररिस्ट को जो है वो मारा गया है। तो ये उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो उन्होंने बताए। फिर वो आ जाते हैं अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पे कि 2021 में किस तरह से जो है वो अफ़गान तालिबान ने वहाँ की हुकूमत जो है वो संभाली जब अमेरिका वहाँ से निकला, और उस हवाले से उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था। उन्होंने ये भी जो है वो तय किया था और वादा किया था कि दहशतगर्दी के लिए उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, और वुमेन राइट्स के हवाले से भी। तो उन्होंने कोई भी अपना वादा जो है वो पूरा नहीं किया। तो दोहा एग्रीमेंट को भी उन्होंने याद दिलाया, और उन्होंने कहा कि उसके बाद से किस तरह से अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ बन गया है, एक सेंटर पॉइंट जो है वो बन चुका है, और वहाँ किस तरह से यूएस जो है वो अपने वेपन्स छोड़ के चला गया। लेकिन उसको वो रिलेट करते हैं 2021 की हुकूमत से, इमरान खान की हुकूमत से, और उनका कहना है कि जब वहाँ पर ये चेंज आया और अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो उनको जो सपोर्ट मिली, जो फैसिलिटेशन मिली, वो पाकिस्तान में जो उस वक्त हुकूमत मौजूद थी उनसे जो है वो उनको ये सपोर्ट मिली, और इसी वजह से 2021 से ये वाक़यात जो हैं टेररिज्म के, इसमें जो है वो इजाफा देखा गया, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी थी कि इनको यहाँ लाकर बसाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, और जब आप उनको इस किस्म की स्पेस देते हैं तो फिर आप देखते हैं कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो बढ़ते हैं। और फिर वो कंपेयर करते हैं कि फिर 2023 में उसके बरक्स किस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक क्लैरिटी जो है वो देने की कोशिश की, और उसका वो एक इंसिडेंट जो है वो बताते हैं कि पेशावर में जब पुलिस लाइन में अटैक हुआ तो किस तरह फील्ड मार्शल वहाँ पर गए, उन्होंने ये क्लैरिटी दी कि ये दहशतगर्द हैं, ये खवारिज हैं, इनसे बातचीत नहीं की जा सकती, इनको हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की पुश्त पनाही जो है वो हासिल है, और इनसे लड़ना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। वो एक वीडियो भी दिखाते हैं जहाँ वो कुछ आयतें जो है वो पढ़ रहे हैं फील्ड मार्शल, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से कुरान में जो है वो हुक्म दिया गया है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो आपने
जंग करनी है और वो पुलिस वालों से जो है वो वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि 2023 में जो है ये क्लैरिटी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसको आवाम तक पहुँचाने में, उसको फैलाने में जो है वो टाइम लगता है। और 2025 वो साल है उनके ख्याल में, वो लैंडमार्क ईयर है कि जहाँ रियासत को जो क्लैरिटी थी वो आवाम तक फैल चुकी है, आवाम तक पहुँच चुकी है और रियासत इस चीज़ में कामयाब हो गई है कि आवाम को भी अपने साथ मिला के ऑन वन पेज रहे। सो बेसिकली जो यहाँ पर DGISPR का पॉइंट आप अगर समझना चाहें तो वो ये है कि KP हुकूमत या CM सुहेल आफरीदी या PTI जो है वो हमेशा ये कहती है कि एक डिस्कनेक्ट जो है वो है हमारी रियासत और आवाम के दरमियान, और वो इस वक्त जो है वो वन पेज पे नहीं है। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने बार बार इस प्रेसर में जिक्र किया कि देयर इज़ नो डिस्कनेक्ट, अगर कुछ कन्फ्यूजन थी भी तो वो दूर कर दी गई है और अब एक बिल्कुल क्लैरिटी है आवाम में भी और रियासत में भी, और वो वन पेज पर हैं जहाँ तक इस टेररिज्म का ताल्लुक है। मार्का हक का भी उन्होंने जिक्र किया। ज़ाहिर है 2025 हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने से इतने कई गुना बड़े एक दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी। उन्होंने बुनियान मरसूस का भी जिक्र किया, जिसके बाद हिंदुस्तान को जिस तरह से सबक सिखाया गया, और फिर उसके बाद से इंडिया किस तरह से एक तेज़ी के साथ जो है उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, या पाकिस्तान को जो है उनकी जो कोशिश होती है डिस्टेबलाइज करने की, वो कोशिशें जो हैं उसमें तेज़ी नज़र आई और पर मंथ जो इंसिडेंट्स हैं उसमें तेज़ी से इजाफा देखा गया। ये भी नंबर्स जो हैं वो मेंशन किए DGISPR ने। फिर उन्होंने कहा कि टेररिस्ट को टारगेट करने के लिए पाक अफगान बॉर्डर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई इन अक्टूबर, और उसके बदले में अफगानिस्तान ने क्या किया कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं उनको जो है वो निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने वही किया जो पाकिस्तान करना चाहता था, उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो जवाब दिया और घंटों के अंदर जो अफगानिस्तान की जो टेररिस्ट की पोस्ट थी उनको ख़त्म किया गया, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान में घुसकर भी जो है वो इस चीज़ से लड़ा गया। तो दो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हैं वो मेंशन करते हैं। एक तो जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2025 में इंडिया के अगेंस्ट, और फिर जो अफगानिस्तान के साथ हमारा एक इंसिडेंट हुआ, उस हवाले से भी जो है वो DGISPR ने बात की कि ये दो मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो है वो हुए। फिर वो बात करते हैं कि इस साल 2025 में कौन से ऐसे 10 मेजर इंसिडेंट्स थे टेररिस्ट के, उस हवाले से भी वो बात करते हैं। उनके नाम जो है वो मेंशन किए जाते हैं, उसके साथ नंबर्स जो है वो मेंशन किए, जैसे कि बनू कैंट का इंसिडेंट, जाफर एक्सप्रेस, खुजदार, वाना का इंसिडेंट, FC हेडक्वार्टर कोयटा का इंसिडेंट। इसी तरह के 10 मेजर इंसिडेंट्स जो हैं वो उन्होंने दिखाए। उसके साथ साथ उन्होंने एविडेंसेस दिखाए, उसके साथ साथ उन्होंने टेररिस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई, जिसमें वो अपना नेक्सस जो है वो बता रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ये ऑपरेशंस, ये टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं वो कैरी आउट किए, किस तरह से उनको किसकी सपोर्ट हासिल थी, हथियार कहाँ से आया, किस तरह से ये पूरी प्लानिंग हुई, इसके पीछे कौन कौन से ऐसे लोग जो है वो शामिल थे, किस तरह से उनकी जहन साजी जो है वो की गई कि वो पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से पाकिस्तान में आके डिस्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिशें करें। फिर जो है शौदा के हवाले से भी बात की DGISPR ने, और उन्होंने कहा कि हम सलाम जो है वो भेजते हैं अपने शौदा को, जिस तरह से उन्होंने लड़ा है इस टेररिज्म के अगेंस्ट, हम सलाम भेजते हैं। और फिर सलाम पेश करने के लिए वहाँ पे जो भी तमाम जर्नलिस्ट थे वो खड़े होते हैं और एक स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो दिया जाता है उन तमाम शौदा को जो कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इस टेररिज्म से फाइट करते हुए जो है वो शहीद हुए। तो उसका वो भी कुछ सेकंड्स के लिए जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट जो है वो एक स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। बहुत डिटेल में जो है वो बात की DGISPR ने, एक एक चीज़ जो है वो उन्होंने बताई कि ये जंग कैसे लड़ी जा रही है, ये किस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, ऑन ग्राउंड जो है इनको कैसे कैरी आउट किया जाता है, इसके पीछे जो सारी डिटेल्स हैं, जो सारा होमवर्क किया जाता है, जो सारे एलिमेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस हवाले से डिटेल्स जो है वो बता रहे थे। कौन से वेपन्स हैं जो कि टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी है जो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कैसे काउंटर करते हैं, एक एक चीज़ जो है वो उन्होंने दिखाई। ख्वारिज की कुछ वीडियोज़ उन्होंने दिखाई कि वो कैसे क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो अटैक करते हैं। और फिर हमने भी जो है वो किए, और इस वजह से जो ड्रोन अटैक्स होते हैं वो टारगेटेड ड्रोन अटैक्स होते हैं, वो कोलैटरल डैमेज उससे
نہیں ہوتا ہے، اور اس کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی انہوں نے دکھائی وہاں پر، جو کہ انہوں نے کہا کہ خوارج نے خود ہی جو ہے وہ یہ ویڈیوز وغیرہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو کولیٹرل ڈیمیج کیونکہ ایک بڑا بون آف کنٹینشن ہے، جو کہ کے پی حکومت، سہیل آفریدی جب بھی بات کرتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، وہ بار بار کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ نہ ہو، ان کا کہنا ہے. تو کولیٹرل ڈیمیج کا بھی جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی اس پریسر میں. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹارگیٹڈ جو ہے یہ آپریشنز ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، کسی قسم کے کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ نہیں ہوتے. ہم بالکل ٹارگیٹڈ جو ہے یہ آپریشنز کرتے ہیں، جہاں پہ ٹیررسٹ کو، ان کے فیسیلیٹیٹرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ ڈرون حملے کیے جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک حصہ ہے کائنیٹک آپریشنز جو ہم کرتے ہیں اگینسٹ ٹیررسٹ، لیکن یہ جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے اس میں ایک حصہ نان کائنیٹک ایفرٹس کا بھی ہے، یعنی کہ کس طرح سے جو ہے عوام کو آن بورڈ لینا ہے، ان کے بیچ میں جانا ہے، سوشل انٹریکشنز کرنی ہے. اور پھر انہوں نے کچھ سلائڈز دکھائیں بلوچستان کی، کے پی کی، جہاں پہ فیلڈ مارشل موجود ہیں، کور کمانڈرز موجود ہیں، بریگیڈ کمانڈرز موجود ہیں، اور کرکٹ میچز کرائے جا رہے ہیں، سوشل انٹریکشنز ہو رہی ہیں، سوشل ایونٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ ایک پارٹ آف انگیجمنٹ ہے، تاکہ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو لڑائی ہے اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی جائے. تو انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ ٹیررسٹ کو مارنے سے زیادہ جو ہے وہ یہ والی ایکٹیویٹی جو ہے، یہ والی ایفرٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جرگے ہوتے ہیں، لوکل سے بات چیت ہوتی ہے، یونیورسٹیز کالجز میں جا کر جو ہے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا جاتا ہے، اور ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، ایفرٹ کی جاتی ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان جو ہے کسی قسم کا ڈسکنیکٹ نہ رہے، اور وہ ون پیج پہ رہیں، اور اس میں ہم بہت زیادہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں. تو یہ عوامی گیدرنگز ہو گئیں، یہ جرگا ہو گیا، یہاں پر کور کمانڈر، چیف آف آرمی اسٹاف، بریگیڈ کمانڈر، یہ سب جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے اوپینینز جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں. کچھ نارتھ وزیرستان کی انہوں نے تصویریں دکھائیں، کچھ سکولز کی، ڈسپینسریز کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی تصویریں دکھائیں، جہاں پر جو ہے وہ فوجی موجود ہیں اور وہاں ان سے انٹریکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، یا ڈیولپمنٹ ورک میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کی جو نان کائنیٹک کوششیں ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ جو ہماری فائٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم اس کے لیے. اور یہ صرف ایک نیگیٹو فالس نیریٹو جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ ہم سے بھی زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں، اور ان کو ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ پاکستان سے محبت ہے. تو انہوں نے کہا بہت زیادہ کلیئرٹی جو ہے وہ اس وقت ہے، اور یہ ایک ٹرو میسج یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اور جو عوام ہے، وہ اس وقت سیم پیج پر ہے جہاں تک اس دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کچھ بات کرتے ہیں سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ سہیل آفریدی نے ریسنٹلی کیا اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنا چاہتے تو کیا ایسے ریزنس ہیں جو پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ انہوں نے بتایا. کہ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ باقی ملکوں میں جو ہے وہ افغانستان سے دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی، یہ صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ صرف یونائٹڈ نیشنز ہی نہیں، دوسری کنٹریز بھی جو ہے اب یہ ریکگنائز کر چکی ہیں کہ افغانستان ہی جو ہے وہ بیس ہے اس وقت دہشت گردی کا، اور وہاں پہ دہشت گردی پنپ رہی ہے. یو این نے کہا ہے کہ تقریباً 20 آرگنائزیشنز، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں. تو یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دوسری کنٹریز کا بھی مسئلہ ہے، جہاں ایران بھی یہ کمپلین کر چکا ہے، ازبیکستان بھی یہ کمپلین کر چکا ہے، پاکستان بھی جو ہے وہ یہ پوائنٹ اٹھا رہا ہے. اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے یہ الزام لگایا کہ فوج جو ہے وہ یہ فائٹ کر رہی ہے اگینسٹ ٹیررزم فار ڈالرز اینڈ منرلز، معدنیات اور ڈالرز کے لیے. تو اس کا بھی جواب دیا ڈی جی نے، اور انہوں نے کہا کہ ڈالرز اور جو پیسہ ہے وہ تو افغانستان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے یہ ٹیررزم پھیلانے کے لیے. ہم حلال کا، ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ اس آپریشن میں لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کے پی میں 5000 منرلز کے لائسنسز دیے گئے، اور یہ کس نے دیے؟ یہ کے پی حکومت نے دیے. کس کو دیے؟ اس میں کوئی فوجی تو نہیں ہوں گے جن کو دیے گئے. تو یہ کس کو جو ہے وہ لائسنسز دیے گئے ہیں؟ یہ منرلز جو معدنیات کے لائسنسز ہیں وہ 5000 کے پی حکومت نے دیے. تو یہ ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ڈی جی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ حملہ ہوا ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ دہشت گردی کا نشانہ بنی ہے، چاہے جے یو آئی ہو، چاہے اے این پی ہو، چاہے پی 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 ہو، چاہے نون لیگ ہو. ان پہ لیکن کیوں حملہ نہیں ہوتا ہے؟ ان پہ مطلب یہ
PTI کی طرف انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان پہ جو ہے وہ حملہ کیوں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو مقبول رکھتے ہیں، خود کو ایک پاپولر سٹانس لیتے ہیں، اور پاپولیرٹی کہاں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو خوارج اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی یہ بھی کہتے ہیں کہ KP جو ہے وہ انہوں نے ایک کلپنگ چلائی نیوز پیپر کی جہاں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے افغانستان سے ٹو ہیلپ فار پیس ان KP۔ تو انہوں نے کہا کہ افغانستان سے مدد وہ مانگ رہے ہیں، افغانستان سے وہ کیسے مدد مانگ سکتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر جو ہے وہ ہمارے پیس کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی مینشن کیا جو ایک اسٹیٹمنٹ ان کی چلی تھی سہیل آفریدی کی، جو کہ بہت ہی کنٹروورشل تھی، جہاں انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں جو ہے وہ کتے باندھ دیے جاتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کتے باندھ دیتی ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں۔ تو یہ جو بھی خیر وہ اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ بہت ہی جو ہے وہ عجیب سی اسٹیٹمنٹ تھی، تو اس پہ بھی DG نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا جب ان کے پاس آرگیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں تو کوئی لاجیکل آرگیومنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں تو پھر کیا حل ہے، وہ بتا دیں کہ کیا جو ہے وہ کیا جائے، کیا ان کو بلا کر ان کو CM بنا دیا جائے یا پھر تمام جو وومن رائٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، آخر کیا جو ہے وہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ جواب دیا DG نے کہ وہ خود آئیں اور بتا دیں کہ آخر اگر آپریشن نہ کیا جائے تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ پھر نیشنل ایکشن پلان کا بھی انہوں نے ذکر کیا DG ISPR نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے جو کہ 2014 میں آیا تھا نیشنل ایکشن پلان، اس کا جو بھی نکات ہیں، اس کے تقریباً 14 نکات ہیں شاید، اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ تو کائنیٹک آپریشنز کے حوالے سے ہے، لیکن باقی جو پوائنٹس ہیں اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو، سوسائٹیز کو، پروونشل فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا، وہ ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ کرنا۔ اور پھر وہ بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کس طرح سے نیشنل ایکشن پلان پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ 5 بلین روپیز انہوں نے CTD اور پولیس کی ٹریننگ کے لیے بھی جو ہے وہ مختص کیے ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی کہ ایک پوائنٹ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا وہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی تھا، تو افغان ریفیوجیز کو جو ہے وہ واپس بھیجا جائے۔ 1.96 ملین کو ریپیٹریٹ کیا ہے، ریفیوجی کیمپس بھی لگے اور اس میں سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو واپس کر دیا گیا۔ پنجاب اور بلوچستان میں یہ کیمپس اب ختم ہو گئے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ KP میں اب تک یہ کیمپس موجود ہیں، ان کو جو ہے وہ اب تک واپس نہیں بھیجا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ افغان ریفیوجیز کو کس طرح سے بھیجا گیا۔ خیر پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سوال جواب شروع ہو گئے صحافیوں کے، اور ان کے بھی جو ہے وہ جواب دے رہے تھے DG، اور انہوں نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہی سوال جواب کریں۔ حامد میر صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے پہلا سوال جو ہے وہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر فتنہ الخوارج کی سپورٹ ہے فرام انڈیا اینڈ افغانستان، اس میں ISKP کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے ٹیررسٹ جو ہیں یعنی کہ داعش اور ISKP اور افغانستان کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، وہ تو آپس میں دشمن ہیں۔ تو انویسٹیگیشن جب آپ کرتے ہیں، جب پاکستان میں ISKP کے لوگوں کو یا داعش کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو ان سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو DG کا کہنا تھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ان کی آپس میں دشمنی ہے ISKP اور افغان طالبان کی؟ انہوں نے کہا کہ چاہے TTP ہو، چاہے داعش ہو، چاہے القاعدہ ہو، یہ تمام فتنہ الخوارج ہیں، یہ تمام ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی طرح سے جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ پیسوں کے لیے وہ ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کو مارتے ہوں یا ایک دوسرے سے لڑتے ہوں، لیکن ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور ان کا کام صرف جو ہے وہ دہشت گردی پھیلانا ہے۔ تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ DG ISPR نے پھر اس کا بھی جواب دیا۔ ایک اور کویسچن آیا کہ وفاق اور تینوں صوبے جو ہیں وہ تو 1 پیج پہ ہیں، لیکن KP کو آن بورڈ لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ DG ISPR کا کہنا تھا کہ یہ ہماری جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام فیکٹس بتانا ہے، ہمارا کام بتانا ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو انگیج کریں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز پر ایکشن لیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم چیزوں کو صرف بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ آل وائز ہوتی ہیں، ان کا کام ہے یہ کرنا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلیئرٹی جو ہے اٹ ٹیکس ٹائم، اور ہمارا کام تھا اس چیز پر کلیئرٹی لے کر آنا، اور یہ کلیئرٹی جو ہے اس کا سورس جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، کیونکہ 2023 میں جب انہوں نے پشاور جا کے ایک یہ خطاب کیا اور یہ بات کی، تب سے لے کر آج تک ہم وہیں کھڑے ہیں، ہماری وہی پالیسی ہے اور اس پالیسی سے نہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔
फिर एक और सवाल जब किया गया उनसे कि हमने बॉर्डर भी बंद करके देख लिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी जो है वो करके देख ली, हमने अफगान रेफ्यूजीज़ को वापस भी जो है वो भेज के देख लिया, अब हमारे पास क्या सोल्यूशन रह गया है? क्या हम फुल फ्लेज वॉर में चले जाएंगे? अब इसी किस्म का और कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो उस पर DGISPR ने कहा कि मैं तो मुबारकबाद देता हूँ कि अब जो क्लैरिटी आपको मिल गई है, जो जंग आप लड़ रहे हैं वो किसी ने जो है वो इस तरह से ये जंग जो है वो नहीं लड़ी है, ये हमारी कामयाबी है। तो उसको नेगेटिवली जो है वो नहीं देखें। हमने इंडिया को और अफगानिस्तान को कि वो किस तरह से फैसिलिटेट करें दहशतगर्दी को, उस पर जो है वो हमने क्लैरिटी दी है और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंटरनेशनली भी, रीजनली भी, दूसरी कंट्रीज़, यूनाइटेड नेशन सब इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारी जो फाइट है अगेंस्ट टेररिज्म और हमारा जो नैरेटिव है उसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे लिए जो हाईलाइट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो था आसमा शराजी का सवाल। उन्होंने सवाल किया कि जब हम बात करते हैं कि 2021 की, जब आप बात करते हैं कि जो पॉलिसी अपनाई गई यहाँ की हुकूमत की, तो हुकूमत अकेले तो ये पॉलिसी नहीं अपनाती, ज़ाहिर है उसमें जो मिलिट्री लीडरशिप होती है वो भी ऑन बोर्ड होती है। तो जब आप ये बात करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबल उस वक्त की 2021 की हुकूमत है, तो आप मिलिट्री लीडरशिप को जो है वो इससे बिल्कुल अलग कर देते हैं और फिर ये एक सेलेक्टिव जस्टिस जो है वो नज़र आता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये तो वॉर क्राइम्स के बराबर है, तो उसका एहतसाब उन लोगों का कब होगा, कैसे होगा। एक और सवाल उन्होंने किया कि हाउ विल यू लॉन्च ऑपरेशंस जो कि आप लॉन्च करना चाहते हैं केपी में, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, तो वहाँ के लोग, वहाँ की आवाम, वहाँ की हुकूमत अगर ऑन बोर्ड नहीं होगी और वो ये नहीं चाहते होंगे, तो ये आप करने में कैसे कामयाब हो सकते हैं। सो बेसिकली वो 2021 की बात कर रही थी, जो कि सब बात करते हैं कि उस वक्त जो है वो जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो फौज के सरबराह थे। तो ये खाली इमरान खान की तो पॉलिसी नहीं हो सकती कि इन दहशतगर्दों को जो है वो लाके वापस यहाँ पर बसाया जाए और इनसे बातचीत की जाए और ऑपरेशन ना किया जाए। जाहिर है उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो भी इस पे ऑन बोर्ड होगी, जो कि हम बार बार जो है वो कर चुके हैं। तो उनका भी एहतसाब ज़रूरी है, वो भी इस चीज़ में उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितनी उस वक्त की हुकूमत है। इसका सवाल DGISPR ने इसका जवाब जो है वो क्या दिया, वो भी जो है वो मैं आपको बताती चलूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लॉन्च का, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो वैसे ही हो रहे हैं और ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके अगेंस्ट जो है वो कोई आकर खड़ा हो जाए। हर जगह जो है वो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं जहाँ हम ज़रूरत जो है वो समझते हैं। किसी की शख्सियत जो है या उनके कलमात या जो वो कहते हैं वो मुल्क की सालमियत से बढ़कर नहीं है। तो ये तो एक उन्होंने उस हिस्से का जवाब दे दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग जो है वो ये था कि जहाँ पे आसमा शराजी ने सिलेक्टिव जस्टिस की बात की, जहाँ उन्होंने कहा कि मिलिट्री लीडरशिप भी उतनी ही जिम्मेदार है 2021 की पॉलिसी के लिए जितनी उस वक्त की सिविलियन हुकूमत है। उस पर जो है वो DGISPR ने कहा कि होता ये है कि इख्तियारात जो है वो आपको पूरे चाहिए होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप नहीं लेना चाहते। नैरेटिव ये बना दिया जाता है कि हम तो बेख्तियार हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, और उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो भी उसकी उतनी ही जिम्मेदार है। तो हुकूमत, उनका कहना था कि मुकम्मल तौर पे हुकूमतें जो हैं वो बाख्तियार होती हैं, ये हुकूमत भी बाख्तियार है। पिछली हुकूमत भी थी, उससे पिछली हुकूमत भी जो है वो बिल्कुल बाख्तियार थी। इदारों को वो इस्तेमाल करके अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इदारे जो हैं वो उतने बाख्तियार नहीं हैं जितना कि बाख्तियार होना चाहिए। वो पोलिटिसाइज्ड हैं, वो सियासत की नज़र जो है वो उनको कर दिया जाता है। उन्होंने कहा मज़ाइका खेज़ है कि हम तो कोई फ़ैसला ही नहीं करते, हमारे बस में ही कुछ नहीं है। ये बहुत ही एक मज़ाइका खेज़ बात है सिविलियन हुकूमत की। फिर उनका कहना था कि हमारे लिए तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इक्वल हैं, हमारे ऊपर ये इम्पोज ना किया जाए, ये पॉलिटिकल जो भी आपके बयानिए हैं, जो भी आपकी सियासी चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर जो है वो इम्पोज ना करें। जो उस वक्त का लीडर था यानी वो इमरान खान के लिए कह रहे हैं, वो अपनी पार्टी को एज ए डिक्टेटर जो है वो रन कर रहे थे। उनकी बातचीत की पॉलिसी थी, वो बार बार ये कहते थे कि बातचीत करो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त के जो DG आए हैं यानी कि वो फैज़ हमीद की बात कर रहे थे, वो इस वक्त कहाँ हैं, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि उनका एहतसाब जो है वो हो रहा है। तो ये इदारे का मसला नहीं है, उनका कहना था ये शख्सियात का मसला है। तो ये जवाब दिया उन्होंने आसमा शराजी के सवाल का। उन्होंने कहा
اس وقت عمران خان جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، ان کے پاس تمام اتھارٹی تھی. انہوں نے تو آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، وہ انہوں نے کر لیا. اس قدر جو ہے وہ ان کے پاس اختیار موجود تھا. تو آپ اس چیز کو انڈر پلے نہ کریں. اور آخر میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کسی نے سوال کیا گورنر راج کے حوالے سے، اس کا بھی ڈی جی نے یہی جواب دیا کہ یہ سیاسی پارٹیز ڈیسائیڈ کریں گی، ہمارا کام ہے فیکٹس بتانا، آن گراؤنڈ سچویشن بتانا. ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں، جو سیاست دان ہوتا ہے وہ آل وائز ہوتا ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ گورنر راج کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ ان کا فیصلہ ہوگا. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.